ओके, वेलकम टू ऑल। आज हमारा तीसरा दिन है। कल हमने पंचांग देखा था। इसमें मैंने मैसेज देखा हूँ कि बहुत लोगों को पंचांग नहीं समझ रहा, लेकिन पंचांग को वर्णन करने के लिए यदि रोज पंचांग के ऊपर करते रहे तो 6 दिन में हमारा कोर्स होगा नहीं। इसलिए पंचांग को आप लोग अपने अपने लोकल मार्केट में ले लीजिए जहाँ से, और उसको पढ़िए, अध्ययन करिए, तो आपको पंचांग के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि इसको काफ़ी अध्ययन करने से फिर आपको अभ्यास में आ जाता है। क्योंकि हमारा एक एडवांस कोर्स होगा, उसमें हम पंचांग को हम लोग 6 दिन में कवर करते हैं। तो यहाँ 1 घंटे में कवर होना में बहुत मुश्किल है। समझिए, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये पंचांग की मेन चीज़ हैं। इनको पढ़ लीजिए। लग्न का निर्माण कल बताया गया था, और जन्म कुंडली का निर्माण ये देख लीजिए कि जन्म कुंडली का निर्माण कैसे होता है। और आज महादशा अंतरदशा भी आपको समझा दी जाएगी। वैसे कंप्यूटर में भी अवेलेबल रहता है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और पंचांग के लिए यदि हम यदि रुक गए मतलब, तो क्या होगा कि हमारे आगे के कोर्स कंप्लीट नहीं होंगे। और 6 दिन का कोर्स है, हमको 6 दिन में इसको समाप्त करना है। तो हम फंडामेंटल आपको बता रहे हैं, इसके मूल सिद्धांत बता दे रहे हैं। तो आज पंचांग वगैरह को हम छोड़ के आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये आपको पढ़ के समझ लेना पड़ेगा। आप लोकल मार्केट से पंचांग लीजिए अपने अपने और उसको अध्ययन करिए, क्योंकि इसके लिए रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे को कोर्स 6 दिन में पूरा करना है। और महादशा अंतरदशा, इसको भी आप समझने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। जो लोग कोर्स पहले भी कर चुके हैं उनको मालूम है कि 3 महीने का ये कोर्स होता है, जिसमें ये पूरा कवर होता है। अपन 6 दिन में कर रहे हैं, इसलिए आज की क्लास में हम जो है पूरा जन्म कुंडली बनाना सीखेंगे, महादशा अंतरदशा सीखेंगे, और शनि मंगल कालसर्प योग का वर्णन सीखेंगे। फिर कल विवाह के लिए जन्म कुंडली वगैरह होगी, और परसों जन्म कुंडली से फलित जानने का प्रयास होगा, और आखिरी दिन में प्रश्न उत्तर वगैरह करके हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक। और मेरा लेक्चर होने के बाद आखिरी में जो 5 से 10 मिनट बचेंगे, उसमें अपनी क्वारी आप दीजिए, बीच में बिल्कुल मत बोलिए। आप लोग शांति पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लाइटली लेके और बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब करके कुंडलियों को खराब ना किया जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक सुनिए। यही आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये बहुत गहरा विषय है। हाँ, तो बात समझिए। यह मैंने कल बताया था 30/3/2021 7 PM नागपुर या जबलपुर की कुंडली। यदि हम लोग इसको देखें तो कृष्ण पक्ष की तिथि आती है 3, और स्वाति नक्षत्र का दूसरा चरण आता है। ठीक है। तो यदि आप देखेंगे तो पंचांग में ठीक से देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। और जन्म कुंडली में लग्न 6 क्यों आ रही है, जबकि मीन राशि में सूर्य है। आप देखेंगे मीन राशि में सूर्य है, तो सूर्योदय का काल मेरा ख्याल है, उसमें सूर्योदय का समय था 5 बज के कितना मिनट था, वो मैं बताता हूँ आपको। सूर्योदय उस समय था 5 बज के 54 मिनट पे सूर्योदय था, 5:54 पे। तो लगभग 5:54 और अपन बना रहा है 7 बजे की, तो बराबर सूर्य जो है 6 राशि छोड़ के यहाँ आ चुका है। तो इसलिए रवि यहाँ बैठेगा, ये समझ लीजिए बात। रवि जो है वो मीन राशि में ही रहेगा, और लग्न हो जाएगी कन्या लग्न। आप देखेंगे पंचांग में देखेंगे तो कन्या लग्न मिल जाएगी आपको। और चंद्रमा तुला राशि में देखिए, आप यदि ये पंचांग देखेंगे जो आपको पहला पेज दिया गया है, ये राम नारायण पंचांग, तो उसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है तुला राशि में है। ये समझ लीजिए, ये समझ में आ गया आपको। तुला राशि में चंद्रमा है, केतु जो है वृश्चिक राशि में है, 9वीं राशि खाली है, चतुर्थ स्थान। और शनि और गुरु तो अभी मकर में चल रहा है शनि, और गुरु भी मकर में चल रहा है, तो मकर राशि में ये बैठे हैं। ठीक है। और कुंभ राशि में बुध है, और रवि और शुक्र जो है वो मीन राशि पे है, और मंगल राहु जो है वो वृषभ राशि में है। इस तरह ये कुंडली का निर्माण हुआ। तो राहु मंगल की युक्ति यहाँ पे हो गई है, और ऑलमोस्ट ये जो कुंडली है कालसर्प की कहलाती है। जरूर अर्धकालसर्प योग बना है ये, क्योंकि इसमें राहु और केतु के बीच में ये मंगल राहु का अंगारक योग है यहाँ पे,
और ये विवाह स्थान में रवि शुक्र है, शुक्र उच्चता होने के बाद भी रवि के साथ अस्त हो जाता है, इसलिए अपने पावर को खो देता है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब ये जब स्वाति नक्षत्र रहता है तो राहु की महादशा पड़ती है। स्वाति नक्षत्र जब रहता है तो राहु की महादशा रहती है, और राहु का 18 साल है, लेकिन इनको 18 साल पूरा नहीं मिल रहा क्योंकि वो दूसरे नक्षत्र में आ गया, तो कुछ काल उसका घट गया, तो 2033 तक जो है राहु की महादशा इनको चलेगी। 18 साल में से कुछ कम पड़ रहा है ये, लेकिन 18 के लगभग ही आ रहा है। और अभी वर्तमान में जो अंतर्दशा है वो राहु में शनि चल रहा है, जो 6/8/2023 तक रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये जन्म कुंडली समझ में आ गई होगी। किसी ने बना के भी मुझे कुंडली दिया था, तो वो मेरे मोबाइल पे है, वो उनने अच्छी कुंडली बनाया था। मेरा ख्याल कोई अग्रवाल ने उनने दी थी, वैशाली अग्रवाल ने, उनने करेक्ट कुंडली बनाई थी, उनको मैं बधाई देता हूँ। इसलिए प्रिपेयर्ड करेक्ट कुंडली, जो जबकि वो ज्योतिष नहीं है, और ये लाला राम स्वरूप का पंचांग लेके उनने कुंडली बनाई है, तो वो आई कॉन्फिडेंट हर कि वो उनको मालूम हुआ। इसलिए आप भी इसी तरह वो पंचांग लेके अपना घर में अध्ययन करिए। और ये जो लाला राम स्वरूप का पंचांग से ये बन गया, और ये कुंडली मैंने भी तैयार किया हूँ ये आपको समझाने के लिए, तो ये आपको समझ में आई होगी। क्योंकि महादशा अंतर्दशा का जो यदि हम लोग लेंगे तो एक हफ्ता में पंचांग और एक हफ्ता में वो समझ में आता है। जब हमारा 3 महीने का कोर्स होता है जो इसको अटेंड कर चुके हैं, उसमें एक हफ्ता हम पंचांग पढ़ाते हैं और एक हफ्ता फिर महादशा अंतर्दशा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही है गंभीरता से करना पड़ता है, तो एक दिन में वो समझ में आता नहीं है। तो इसमें अपना समय नहीं खराब करते हुए हम लोग आगे अपना जो है बढ़ते हैं। आप इतना समझ में मेरा ख्याल सबको आया होगा। जन्म कुंडली उतार लीजिए ये वाला कि 30 तारीख 2021 7 PM नागपुर जबलपुर की किसी में बनाएंगे तो ये जन्म कुंडली बनेगी, और ये दशा महा अंतर्दशा रहेगी। किसी को डाउट होगा तो नोट करके रखिए, आखिरी में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बीच में नहीं बोलेंगे। तुला राशि चल रही है, तुला राशि में चंद्रमा है, ये देख लीजिए पंचांग में। आपको ये वाला पंचांग मैं बताता हूँ उठा के, इसमें सब बना हुआ है, ये देख लीजिए। और 16 प्रकार की कुंडलियाँ बनती हैं वो भी बताया जाएगा। हाँ, इसमें आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़िए, अध्ययन करिए। हाँ, अब मैं आता हूँ कि आपको क्या समझना पड़ेगा, वो जरूरी है कुंडली में, कि ग्रह की मैत्री, कौन सा ग्रह जो है, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्रह मैत्री भी बनाना पड़ता है। सूर्य के मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु, और शत्रु है शुक्र और शनि, और सम है बुध। ये स्टेज पूरा रहता है। फिर ऐसा चंद्रमा के ये दिए हुए हैं, तो ये आपके जो 7 ग्रह दिए हुए हैं उसके मित्र, शत्रु और सम ये दिए हुए हैं। ये आपका PDF आपको मिल जाएगा। इसको रटना पड़ता है, इसको रटिए। यहाँ इतना समझाते बैठेंगे तो 1 घंटे में यही कवर होगा, इसलिए आप इसको रटिए, ये आपको दे दिया जाएगा। और फिर आपको ये भी राशि के स्वरूप क्या है वो पहले बता दिया गया है, ये भी दिया जा रहा है अभी आपको। मित्रता, कौन कौन से तत्व की किसके साथ मित्रता रहती है ये भी दिया जाएगा। और राशियों का अंग, वो तो मैंने उस दिन भी समझाया था। और इसके स्वामी कौन कौन से हैं वो भी समझाया गया, आपको समझाने के लिए दिया गया। अब आता है कि इसमें कौन सा ग्रह का कितना बल होता है। तो इतना याद रख लीजिए कि मंगल से बली शनि होता है, और शनि से बली होता है मंगल से बली शनि, शनि से बली बुध, बुध से बली गुरु, गुरु से बली शुक्र, शुक्र से बली चंद्रमा, और चंद्रमा से बली सूर्य। ये ग्रह के बल हैं जो मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रहों में ये बल है। फिर से बताऊं तो सुनिए, मंगल से बली शनि, शनि से बली बुध, बुध से बली गुरु, गुरु से बली शुक्र, शुक्र से बली चंद्रमा, और सबसे ज़्यादा बली है, महाबली जिसको बोलते हैं, वो है सूर्य। तो ये ग्रहों का बल है, इसको जान लीजिए। और बाकी ये चेष्टा बल वगैरह ये आपको PDF दिया जाएगा, तो इसको पढ़िए और समझिए। इसके बाद में ग्रहों की दृष्टि है कि सभी ग्रह अपने, जैसे ये रवि बैठा है तो सप्तम दृष्टि में, सप्तम कैसे पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम स्थान है।
लग्न से सप्तम स्थान है, ये पत्नी का स्थान भी कहलाता है। उस दिन लिखवाया था, आप लोगों ने नोट किए होंगे, तन भाव ये सब लिखकर और PDF भी भेजा। याद किया किसी ने उसको? किसी पंडित जी से सीखने आ गए? ऐसा नहीं, आपको याद करना चाहिए। और ये सप्तम भाव होता है, वो भी बताया गया था आपको। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये सप्तम भाव है। तो यहाँ रवि जो है सप्तम दृष्टि, हर ग्रह अपने से सातवें घर, सातवें घर कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। रवि की पूर्ण दृष्टि यहाँ सप्तम भाव में पड़ रही है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि यहाँ सप्तम भाव में पड़ रही है। ये समझ में आया सबको? आप ऐसा कर दीजिए। फिर देखिए शनि की 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि शनि और गुरु की कहाँ पड़ रही है? एकादश भाव में। इसी तरह राहु और केतु एक दूसरे के साथ में बैठते हैं और मंगल की केतु पे पड़ रही है ना? इस तरह सारे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें विशेष दृष्टियां किसकी होती हैं। जैसे मंगल की 7वीं भी पड़ती है और चौथी 8वीं भी पूर्ण दृष्टि होती है। ये स्पेशल छूट मंगल को दी गई है, चौथी और 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है। उसके बाद में आप देखें कि गुरु 7वें के अलावा 5वें 9वें में पूर्ण दृष्टि डालता है, 5वें 7वें में डालता है और 5वें 9वें में पूर्ण दृष्टि होती है। और शनि की जो है 3 7 10, मतलब 7 में भी देखता है, 3 भी पूर्ण दृष्टि रहती है और 10 में रहती है। तो इनकी दृष्टियाँ होगी, आपको वहाँ बता दिया कि इनका मैत्री आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं ग्रह के नीच और उच्च राशि में बता देता हूँ कि सूर्य मेष राशि में उच्च होता है और तुला राशि में नीच होता है। नोट करना कर लीजिए, नहीं तो ये पेपर तो मिलने वाला है आपको। नोट करना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ? चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है और नीच राशि में और वृश्चिक राशि में नीच होता है। मंगल जो है मकर राशि में उच्च होता है, कर्क राशि में नीच होता है। बुध कन्या राशि में उच्च होता है, मीन राशि में नीच होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च होता है और मकर राशि में नीच होता है। इसके बाद में शुक्र जो है मीन राशि में उच्च होता है, कन्या राशि में नीच होता है, यहाँ लिखा नहीं है और शनि जो है तुला राशि में उच्च होता है और मेष राशि में नीच होता है। लिखा नहीं है, मैं मुझे याद है इसलिए बोल दिया, इसमें कहीं होगा यहाँ पे पीछे। हाँ ठीक है। इसके बाद हमें राशि वगैरह लिखा है। अच्छा, ग्रह के कारक तत्व जानना जरूरी है। कारक तत्व, प्रथम भाव का कारक सूर्य, द्वितीय भाव का कारक गुरु, तो ये भाव है। सूर्य यहाँ का कारक ग्रह होता है। कारक ग्रह अलग होते हैं और भाव स्वामी अलग होते हैं और राशि स्वामी अलग होते हैं। समझ लो, यहाँ जैसे ये इस भाव का स्वामी जो है, यदि इस कुंडली में देखें तो बुध है, क्योंकि ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव का स्वामी तो राशि स्वामी होगा बुध, जो यहाँ बैठा हुआ है, अपने से छठवें बैठा हुआ है। लेकिन इस प्रथम भाव का स्वामी हमेशा सूर्य होता है, कारक तत्व। कारक ग्रह कौन सा होता है? सूर्य। और द्वितीय भाव में गुरु, तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में चंद्र बुध और पंचम में गुरु। ठीक है, ऐसा आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं इतना जल्दी बोल रहा हूँ कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। चार्ट भेजा है, ये चार्ट आपको पहले नहीं भिजवाना है। कारक ग्रह का भेज चुका, कारक ग्रह का भिजवा चुके बोल रहे हैं। और इसको देख लीजिए आप लोग। दसम भाव का, सप्तम भाव का, छठम भाव का शनि मंगल, सप्तम भाव का शुक्र, अष्टम भाव का शनि, नवम भाव का सूर्य गुरु, दसम भाव का सूर्य बुध गुरु शनि और एकादश भाव का गुरु और द्वादश भाव का शनि। ये कारक ग्रह याद रखना पड़ेगा ग्रह मैत्री के लिए, ये बहुत जरूरी है जानना। और राशि स्वामी को जानना पड़ेगा आपको। राशि स्वामी का अपन ने दिए हैं, कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है, वो चार्ट भी दे दिए हमने आपको, कारक का भी दे दिए। अभी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और ये कुंडली का नक्शा है, देखिए जब भी लग्न यहाँ बैठा लेंगे तो उससे अगली लग्न ऐसी घूमती है। 6 है तो यहाँ 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 12 भाव। तो ये भी आपको दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे घूमता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लग्न कहलाती है, प्रथम भाव कहलाता है, ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अभी ये हो गया आपको, ये ऐसा नक्शा ये दे दिया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कहाँ से कहाँ ये घूम रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम आपको बता देंगे राशि और वर्ण, फिर ग्रह राशि की जाति है वो सब दिया जाएगा आपको। ये सब हो गया। और फिर जो है ये एक कुंडली है, कालसर्प पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली के समझाने के पहले मैं ये कुंडली मिटाऊं, इसको मिटा देंगे। ये कुंडली का नक्शा, जन्म कुंडली समझ लीजिए, जन्म कुंडली। कल जन्म कुंडली मिलान लड़के लड़की का सिखाया जाएगा। आज जो है जन्म कुंडली में ये समझ लीजिए, शनि की 7.5, बहुत नाम सुनते हैं ना अपन। ये आज मैं समझा रहा हूँ आपको उसके बारे में जो आतंकी शब्द हैं। शनि की 7.5, मांगलिक कुंडली है, और कालसर्प। ये ज्योतिषाचार्य बहुत बोलते हैं, इसी से सब लोग डरते भी हैं। और पितृदोष, ये बड़ा प्रचलित यानी चीजें हैं जिनके बारे में शनि की 7.5 और अड़ैया भी रहती है। अड़ैया शनि सुना है ना नाम आप लोगों ने? ये अड़ैया शनि की 7.5, मांगलिक कुंडली, कालसर्प योग और पितृदोष, ये बड़े कॉमन आतंकी शब्द हैं जिनसे लोग बहुत डरते हैं और ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो ये चीज होती है। अब देखिए, सबसे पहले अपन शनि की 7.5 के बारे में बात करते हैं। तो इस समय शनि जो है, शनि यहां चल रहा है, तो इस राशि के ऊपर भी शनि है और इस राशि के ऊपर भी शनि है। ठीक है, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। ठीक, तो जन्म राशि, जन्म जो राशि रहती है, जिसकी भी जन्म राशि सुन लीजिए। अभी जन्म राशि मकर के बारे में बोल रहा हूं मैं, जिनकी मकर राशि है, मकर राशि, जन्म राशि मकर। तो क्या करना पड़ता है 7.5 शनि जानने के लिए कुंडली में मुझे क्या करना पड़ेगा कि चंद्रमा की जो राशि है जिस भी व्यक्ति की, उसको यहां बिठा दीजिए, लग्न बना दीजिए उसको। क्या बना दीजिए? लग्न बना दीजिए। तो लग्न बन गया ये। तो इस राशि को और इस राशि को और इस राशि पे 7.5 शनि रहेगा। आया समझ में बात? इस राशि को, मकर राशि को, ये मकर है, ये कुंभ है और ये धनु है। अब ये भी समझ लिए कि अब 7.5 कैसे हुए। इसको 2.5 साल बाकी है, 2.5 वर्ष, इसको 5 वर्ष बाकी है और इसको 7.5 वर्ष बाकी है। आया समझ में बात? आई समझ में बात? है? तो ये लगा है कब से? मकर राशि में आया 24/1/2020 और लगभग शायद मार्च 23 तक रहेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी होता है, या बराबर देख लेना, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मार्च 2023 या नवंबर 2022 ऐसा कुछ होना चाहिए अड़ैया शनि जाने के लिए। ठीक है, पंचांग में दिया रहता है। तो 7.5 शनि समझ में आया कि इसमें जब भी हमको 7.5 शनि निकालना है तो सबसे पहले आपकी जिस राशि पे चल रहा है उसको, मेन राशि जिस पे शनि अभी कहाँ पे है, चलित में देखें हम, चलित कुंडली जिसको बोलते हैं गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में आप देखिए जिस राशि में शनि बैठा हुआ है उसको लग्न में बना लीजिए। तो लग्न बनाने का मतलब इसको 5 वर्ष बाकी है, जब इसमें था तभी आ गया था, और इसको 2.5 वर्ष बाकी है, और इसको तो लगा ही है 24/1/2020 से, तो इनको 7.5 तो उतना माइनस कर सकते हैं। ये 2.5 साल यहाँ निकल जाएगा, फिर 2.5 जोड़िए, 2.5 जोड़िए, तो इसका निकल जाएगा
25 के करीब निकलेगा, 25-26 में, और इनको निकलेगा 2027-28 तक निकलेगा, और इनको निकल जाएगा 2023 में। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये 7.5 शनि तो हो गया, और अढ़ैया शनि भी समझा दूं, फिर इसके नुकसान और फायदे भी अपन बात कर लेंगे। अढ़ैया शनि कहाँ होता है? अढ़ैया शनि होता है जिस राशि में शनि बैठा है, यानी जन्म राशि से, उसका चौथे और 8वें अढ़ैया शनि होता है, चौथे और 8वीं राशि में। यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4, तुला राशि को अढ़ैया शनि है, 4 5, यहाँ 4 को ना, 4 5 6 7 8, ये मिथुन राशि को अढ़ैया शनि है। तो कितनी राशियों में चल रहा है अभी? 1 2 में 7.5 और 3 राशि और 2 राशि में अढ़ैया शनि चल रहा है। समझ में आया क्या बात? कि फिर से समझाऊं? है नहीं बड़ी, फिर से आई कैन रिपीट, फिर से समझ लीजिए कि जब हम या जिस राशि पे आज चल रहा है उसको लग्न बना दीजिए, लग्न में बिठा दिया तो इसका मतलब है 5 वर्ष बाकी है उसको। और सामने वाली राशि जैसे कुंभ है, ये गोचर कुंडली है, तो उसको 7.5 शनि चल रहा है, इसको भी 7.5 शनि चल रहा है, इसको भी 7.5 शनि चल रहा है। तो 7.5 का मतलब मालूम पड़ गया आपको? ठीक है, ये 7.5 शनि हो गया। और अढ़ैया शनि, इससे 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, तुला राशि को भी है, और 4 5 6 7 और 8 मिथुन राशि को भी है। इनको अढ़ैया है, 2.5 साल का लगा हुआ है। फिर 2.5 साल के बाद 23 से यहाँ पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा, और इसको छोड़ देगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो मीन राशि को 23 में या 22 में मीन राशि को चालू हो जाएगा। ठीक है, और अढ़ैया शनि तो मैंने बता दिया कि इस राशि को आ जाएगा, इस राशि को आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा, इसको छोड़ देगा। तो ये राशि जो है ये छूट जाएगी, तो यहाँ कुंभ राशि के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा, कुंभ में प्रवेश कर जाएगा, तो कुंभ राशि में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका शनि के 7.5। अब इसका असर क्या होता है, ये भी पूछेंगे कि भैया 7.5 का जो है लग गया तो क्या करने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि शनि किस राशि का मित्र और किस राशि का शत्रु है, और कहाँ दृष्टि देख रहा है। जहां बैठता है उसको क्या करता है शनि? जहां बैठता है उसको तो वो बढ़ाता है, वृद्धि कर लेता है, और जहां देखता है उसको खराब कर देता है, हानि करता है उस स्थान में। जहां देखता है उस स्थान की हानि करता है। और उसकी दृष्टि कितनी बताया था मैंने आपको? 3 7 10। यहां भी देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, यहां भी देख रहा है, और 10वें स्थान को भी देख रहा है। लेकिन चूंकि उसकी उच्च राशि है और अपने घर में बैठा है, तो तुला राशि और शनि राशि के जो लोग हैं, जो मकर राशि के जो लोग हैं, कुंभ राशि के जो लोग हैं, उनको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि अपने घर को शनि बिठाएगा नहीं। जहां बैठता है तुला राशि उसका उच्च है, इसलिए इन लोगों को बढ़ाएगा, इन लोगों को भी बढ़ाएगा, इन लोगों को भी बढ़ाएगा, लेकिन इनको परेशान कर डालेगा। इन दोनों राशि वालों को दौड़ा फिरा डालेगा, उनको डिसीजन नहीं लेने देगा, ये समझ लीजिएगा, निर्णय नहीं लेने देगा बराबर से, क्योंकि लग्न में बैठा मस्तिष्क को, यहाँ वाणी में कुछ भी शब्द निकलेंगे और फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, ये बात है। तुला राशि के लिए फायदा है, कर्म यानी कर्म स्थान पे बैठा हुआ है, पिता स्थान सबको फायदा देगा। मिथुन राशि के लिए देखिए उसके मिथुन राशि पे 8वीं दृष्टि है, तो मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना चाहिए। ऋण इनके बढ़ सकते हैं और रोग बढ़ सकते हैं इससे, और शत्रु बढ़ सकते हैं। यदि नौकरी करने वाला होगा तो उसके बॉस वगैरह से या नीचे वालों से नहीं पड़ेगी, और बेकार में लोन लेना पड़ेगा, लोन बढ़ेंगे उसके, है ना। ऋण, रोग और शत्रु, और रोग हो सकता है मेनली यहाँ पे पेट, आंखों का दर्द, ये हो सकता है मिथुन राशि को। तो मिथुन राशि वाले ये समझ जाए। और तुला राशि वालों को यदि देखें तो इनको तो फायदा ही है, उच्च की दृष्टि, उसकी 10वीं दृष्टि है, और यहाँ पे तो जहाँ बैठा है उसकी तो वृद्धि करेगा वो, और स्वयं अथवा घर में बैठा हुआ है तो दिमाग में अच्छी अच्छी योजनाएं भी लाएगा, नहीं तो खुरापाती भी ला सकता है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। शनि के लिए डिसिप्लिन चाहिए। शनि जो है न्यायाधीश ग्रह है, इसके लिए डिसिप्लिन में जो रहता है, अनुशासन में जो रहता है, उसको शनि का कोई प्रभाव नहीं होता है। वैसे भी कोई ग्रह किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये तो हम हैं
कि उसके प्रभाव में चले जाते हैं। हमको ऐसा करना चाहिए कि हम शनि के प्रभाव में ना जाएं। जब हम जान गए हैं कि हमको ऐसी तकलीफ देने वाला है तो हम वो काम ना करें। लेकिन इट विल बी ए फोर्सफुल अटैक फ्रॉम दी नेचर कि आप उसके नेट में जाके फंसे। ये तो ग्रह नेचर प्रकृति ने बना दिया भैया, मैंने बनाया और ये पाराशरी महाराज ने ये सिद्धांत लिख दिया। दिस इज पाराशरी प्रिंसिपल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो पाराशरी बोल रही है मैं वही बोल रहा हूँ। और इसमें अलग अलग लोगों के बहुत मत हो सकते हैं, हो सकते हैं, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ख्याल अढ़ैया शनि और साढ़े साथी शनि, अढ़ैया शनि को ज़्यादा तकलीफ देता है, साढ़े साथी शनि को भी तकलीफ देता है। आदमी को जीवन में भारी परिवर्तन उनको झेलना पड़ता है। धनु राशि वाले जानवर होंगे, मकर राशि वाले जानवर होंगे, कुंभ राशि वाले जानवर होंगे, तुला राशि वाले जानवर होंगे। ये 5 राशि वाले लोग जानवर होंगे। और इधर जो बैठा है ऊपर ये यहाँ पे, तो ये सप्तम दृष्टि से यहाँ भी देख रहा है, तृतीय दृष्टि में साहस को गिरा देता है। यहाँ पे जो है पत्नी स्थान को देख रहा है, सप्तम भाव पार्टनरशिप को खराब कर सकता है। लेकिन इस भाव को तो वो अच्छा करेगा, दसम भाव को अच्छा करेगा। जिसकी मकर राशि होगी, जिसकी जो है दसम भाव को अच्छा करेगा। तो देख लीजिए, लेकिन अपनी अपनी व्यक्तिगत कुंडली में क्या स्थितियां हैं, शनि किस स्थान में बैठा है अपनी व्यक्तिगत कुंडली में, वो भी एक पॉइंट है। इसको मैंने ये मोटा मोटी सिद्धांत बताया। दिस इज ए मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिए। दिस इज ए फंडामेंटल रूल। ये जो पाराशर महाराज का रूल है, तो इस पाराशर महाराज के इस रूल को नोट कर लीजिए। दिस इज द फाइनल रूल फॉर द शनि, और कुछ नहीं है। बाकी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव हो सकता है, महादशा अंतरदशा का प्रभाव हो सकता है। ये सब देखना पड़ेगा एक व्यक्तिगत कुंडली को। व्यक्तिगत कुंडली जब हम देखेंगे तो उसका असर अलग हो सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको व्यक्तिगत कुंडली दिखाना है, देखना है, तो उनके बाद अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको दिखाइए, तो आपको फिर शनि अनी के बारे में मालूम पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें से थोड़ा ये साढ़े साथी शनि के बारे में हो गया, अढ़ैया शनि के बारे में हो गया। अब मांगलिक कुंडली के बारे में बोला जाए तो जो है मैं बताता हूँ। ये 2-3 लोग नाम भी चेंज हुए इसमें मेगा